Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn a very new chapter from class 8, that is friction, chapter number 12. You have learned about force of friction in the previous chapter. A ball rolling from the ground gradually slows down and finally comes to rest. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था that अगर एक बॉल है वो ग्राउंड से रोल होकर के नीचे की तरफ आ रही है तो वो फाइनली कभी ना कभी रेस्ट पर आएगी। वो क्यों रेस्ट पे आती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन किसके बीच में होगा? सरफेस ऑफ द बॉल और सरफेस ऑफ द ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल। दोनों क्या करेंगे? जो बॉल मोशन में मूव कर रही है उसको अपोज करेंगे और उसको रेस्ट पर लेकर के आएंगे। सिमिलरली बाईसाइकिल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है और रेस्ट पे आ जाती है बिकॉज उसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ व्हील्स एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो किसको अपोज करेगा? मोशन ऑफ द बाइसाइकिल को, और उसको रेस्ट पर लेकर के आएगा। राइट तो एक्चुअल में ये फ्रिक्शन है क्या? ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस, ऐसी फोर्स जो दोनों सरफेसेस पे लग रही है इन कांटेक्ट, जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही है जो किसको अपोज करती है? मोशन को, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करती है और उसको रेस्ट पे लेकर के आती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। राइट तो हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू surfaces in contact that opposes the motion of the object is known as frictional force. right मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए कि जो बॉल ग्राउंड पर आ रही है स्लो डाउन हो जाती है और रेस्ट पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ग्राउंड के सरफेस के बीच में और बॉल के सरफेस के बीच में, जो कि बॉल के मोशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये बॉल का सरफेस है, ये ग्राउंड का सरफेस है। ठीक है, मतलब पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, उसके मोशन को फ्रिक्शन क्या करेगी? ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करेगी। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो मेनली दो फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो नेचर होता है, जो भी सरफेस है, ठीक है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में, उसका नेचर डिपेंड करता है, नेचर अफेक्ट करता है। स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। सेकेंड इज हाउ हार्ड द सरफेसेस प्रेस टुगेदर। ठीक है, मतलब द फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस। जो रफ सरफेस होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा हार्ड प्रेस कर रहे हो तो क्या फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या फिर लेस में ज़्यादा होगा? नाउ दैट विल सी इन द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर द अदर, सैंड पेपर आपने देखा होगा, तो दो सैंड पेपर अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो मूवमेंट जो होता है वो स्मूथ नहीं होता क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है। राइट, देयर इज फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेसेस। उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन क्यों आएगा? क्योंकि दोनों रफ सरफेसेस होते हैं। राइट, in fact, every solid object that has rough surface, the degree of roughness varies from surface to surface. Some surface are more rough, can be seen or felt easily like a sandpaper, while some are smooth. कुछ surfaces rough होते हैं तो कुछ surfaces smooth होते हैं. Right? The roughness of the surface can be through a microscope in the form of tiny hills and valleys. Now when an object, जैसे हम वुडन ब्लॉक की बात करते हैं, उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है,
एक वुडन टेबल के ऊपर से, तो उसकी जो टाइनी हिल्स होते हैं या वैलीज होती हैं, ठीक है, जो उन दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है, वो एक विच आर इन कॉन्टैक्ट, वो अपने आप में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, और द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस ओपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं और उस मोशन को ओपोज करते हैं, ठीक है। और ओपोज मोशन के ओपोज से क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ओके, मीन्स स्मूथ सर्फेसेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज, जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनकी इरेगुलरिटीज कम होती हैं, ठीक है। रफ सरफेसेस की इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है रफ सरफेसेस के बीच में। यहाँ पे देखो आपको ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक को जूम करके नीचे बताया हुआ है, दोनों का रफ सरफेस है, दोनों के रफ सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होगी मोशन की, वो क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को जन्म देगा। नाउ how to measure the friction, measuring of friction, you know the movement of any object over the other causes friction between the contact forces of the two objects। अब हम measure कैसे करें, you can measure the force of friction with the help of spring balance, ठीक है। एक spring balance आता है, आप उसकी help से फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हो बाय टेकिंग स्केल रीडिंग्स मार्क्ड ऑन इट एट अ पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव। स्टार्टिंग पॉइंट से आप उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे। नाउ लेट अस मेजर फ्रिक्शन बाय डूइंग सिंपल एक्टिविटी। मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विथ अ हुक प्लेस्ड ऑन वन साइड, ठीक है। आप एक वुडन ब्लॉक लो, उसमें एक हुक प्रेजेंट होगा, उस हुक को आप स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर दो, राइट। अब जैसे जैसे आप उस वुडन ब्लॉक को मूव करते जाओगे वैसे वैसे वो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करते जाएगा दैट हाउ मच फ्रिक्शन इज जनरेटेड। नाउ पुल द स्प्रिंग बैलेंस until the wooden block just starts to move. Note the reading of the spring balance at a particular point. This gives the value of frictional force. By this method we can find force of friction for any object of on any surface, right? Next is types of friction. The force of friction are generally of three types: static friction, limiting friction and kinetic friction, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स into play when an object tends to move over the other surface but the actual motion does not start, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपोजिंग फोर्स तो आ रही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहे हैं पर जो एक्चुअल मोशन होता है वो स्टार्ट नहीं होता। इट प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट अलाउ टू ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड अपॉन द अदर, ठीक है। अब ये मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ये मोशन तो होने देता है लेकिन अलाउ नहीं करता कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर से निकल जाए। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है। देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन, इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन एन अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई अप्लाइड फोर्स होगी तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, अपने आप कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन exerted on an object at rest,